गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर नू से। आज हम जैव प्रक्रम में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वह प्रक्रम जो एक जीव के शरीर की मरम्मत व अनुरक्षण में सहायता करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। और हमने मेजर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, वहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि हम यानी कि मानव जो है, इनमें होलोजोइक पोषण पाया जाता है। होलोजोइक पोषण विधि का अर्थ है कि भोजन को जटिल रूप में ही शरीर अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसके बाद उसका पाचन शरीर के अंदर पाचन तंत्र में होता है। पाचन का अर्थ उसको जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करना, जिसमें एंजाइम्स और पाचक रस सहायता करते हैं। तो पाचन के जो अंत उत्पाद हैं, मतलब कि जो हमारे भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ हैं, उनमें प्रोटीन का अंत पाचन के बाद अंत उत्पाद होता है अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है। पचे हुए सरल पोषक पदार्थ का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, जिसमें मुख्यतः ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा प्रदान करने में प्रयोग होता है। पर क्या सिर्फ ग्लूकोज का कोशिका तक पहुंचने से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? ऐसा नहीं है। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसका विखंडन किया जाए। ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रक्रम श्वसन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। मींस कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, और इसके एंड प्रोडक्ट्स जो है, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है उसका जो एंड प्रोडक्ट्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मानव, पौधे, अन्य जानवरों में वायवीय श्वसन होता है। दे डिराइव देयर एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसके एक मॉलिक्यूल का विखंडन साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव में पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां पर ये ऑक्सीजन तथा अन्य एंजाइम्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। इस भविष्य में यूज करने के लिए इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करके रख लिया जाता है। एटीपी श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा को एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में भंडारित कर लिया जाता है, जो कि शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए इन्हें ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो जो एटीपी है, जो एनर्जी केमिकल रिएक्शंस में रिलीज होती है, उस एनर्जी को स्टोर करके रखना जरूरी है फ्यूचर यूज के लिए। तो उनको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इनको स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में, जिसमें जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसे ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये बाद में हमारे जैव प्रक्रमों के लिए ही ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका में एटीपी का प्रयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग के संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। एक एटीपी के विखंडन से 30.5 किलो जूल मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात हुई वायवीय श्वसन की, कि ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वहीं दूसरी तरफ जो अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वह प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है,
अवायवीय श्वसन कहलाता है। मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इस प्रक्रम के अंत उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल तथा ऊर्जा है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भी ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में परिवर्तित होता है। मीन्स कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है। इसके बाद कोशिका द्रव में ही, साइटोप्लाज्म में ही पाइरुवेट जो है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि जो एनर्जी मुक्त होती है उसे एटीपी के रूप में संचित करके रख लिया जाता है। एटीपी होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बट एक थर्ड कंडीशन भी होती है, जिसे स्पेशल कंडीशन हम कह लें, जिसमें रेस्पिरेशन होती है और वो होती है रेस्पिरेशन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स के ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के अभाव में। अभाव मतलब कमी है। ऐसा कब होता है? जब हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं तो हमारी पेशियों की ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उन स्थितियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। इस स्थिति में पेशियों में श्वसन ऑक्सीजन के अभाव में होता है। मीन्स जो हमारी मसल्स हैं वो फिर रेस्पिरेशन करती हैं बट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पाइरुवेट एंड देन पाइरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। मीन्स कि फर्स्ट कॉमन पाथवे ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाने की बजाय लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनाता है। तो ये लैक्टिक एसिड जब हमारे पेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो ये अकड़न का कारण बनता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स लीड टू मसल क्रैम्प्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के मेजर 3 वेज है। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में, जिसमें अंत उत्पाद होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यह प्रक्रम यीस्ट में होता है और कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मानव की पेशियों में होती है जब वह अत्यधिक जरूरत से ज्यादा या कह लीजिए एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उसमें बनते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और तीसरा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके अंत उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ये पूरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको याद होगा हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि सेल चैप्टर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल। वो एक कोशिका के ऊर्जा घर है। उन्हें ऊर्जा घर इसीलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा एटीपी बनते हैं। क्वेश्चन टाइम। वायवीय श्वसन का अंत उत्पाद है, आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय श्वसन पूरा होता है, मीन्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पूरा होता है? आपके ऑप्शंस कोशिका द्रव्य, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ तक हमने श्वसन विधि के बारे में जाना कि श्वसन क्या है तथा उसके प्रकार हमने जाने। अब हम जानेंगे कि कैसे जीव श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सूक्ष्म जीवों से या एक कोशिक जीवों से। यह जीव अपनी कोशिका झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा करते हैं। देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी प्लेज्मा झिल्ली एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में होती है, इसीलिए वो अपनी अंदर गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा करते हैं। विसरण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा गैसीय पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं।
यानी कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन विधि के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि गैसीय आदान प्रदान में पौधे को सहायता करते हैं, साथ ही में वाष्पोत्सर्जन में भी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पत्ती का टीएस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि कोशिकाओं के मध्य भी अंतर कोशिकीय अवकाश है, मींस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं जो कि एयर से फिल्ड होती हैं। प्लांट्स के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं ये एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इनमें भी मतलब पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा ही हो रहा है कि पौधे दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो क्या ये पूरी तरह सही है? क्या वो श्वसन नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, पौधों में भी श्वसन होता है, पर दिन के समय में क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है इसलिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को वो जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है जो उनके श्वसन के बाद भी बच गई उसे वो वातावरण में मुक्त कर देते हैं। पर रात के समय में जैसे दूसरे जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसी प्रकार पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं या रिलीज करते हैं। तो जैसे कि हम पहले ही मैंने आपको बताया कि जटिल शारीरिक संरचना वाले जीव जो हैं उनमें डिफरेंट पाथवेज बनी, डिफरेंट मैकेनिज्म्स डेवलप हुई गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ताकि उनको उस ऑर्गन तक पहुंचाया जा सके जहां पे गैसियस एक्सचेंज होना है। तो अब इस कड़ी में हम आगे जानते हैं जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मछलियों में श्वसन क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। मीन्स के जो मछलियां हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्लोम या गिल्स, और ये जीव जो है ये जल में घुली ऑक्सीजन का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने मुख से जल को लेते हैं और फिर उसे क्लोम के ऊपर डालते हैं या गिल फिलामेंट्स के ऊपर उन्हें फोर्सफुली भेजते हैं, जहां पर गिल फिलामेंट्स में जो रक्त है उसके बीच में और जल के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ जब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में सतह जो है वो मुलायम हो, पतली, ताकि विसरण की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो सके। तो मछलियों में पानी को मुंह से लेते हैं वो, उसके बाद उन्हें क्लोम पर डालते हैं। क्लोम में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में चली जाती है, और इस जल को फिर वो गिल फ्लैप्स से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मछलियों के अंदर ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ गैसियस एक्सचेंज के लिए। पर क्या जलीय जीवों को भी उतना ही ऑक्सीजन अवेलेबल है जितना कि स्थलीय जीवों को, लैंड एनिमल्स को? ऐसा नहीं है। वायु में करीब 21% ऑक्सीजन उपस्थित है, और अगर हम जल से उसकी तुलना करें तो जल में मैक्सिमम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाती है वो 3 to 4 कंडीशंस, वो भी बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में, जिसमें आइडियल कंडीशन ऑफ प्रेशर है, टेम्परेचर है। सो जो जलीय जीव है उन्हें तो बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रही है स्थलीय जीवों की अपेक्षा, क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अपेक्षा कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तेज होती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व हो रही है, तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे श्वसन दर क्या है? रेस्पिरेशन रेट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स एन ऑर्गेनिज्म टेक्स पर मिनट। सो एक मिनट में एक जीव जितनी बार सांस लेता है वो उसका श्वसन दर या रेस्पिरेशन रेट होता है। तो जैसे गिल फिलामेंट्स के केस में हमने देखा कि जिस सतह पे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो बहुत पतली होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, उसमें रक्त प्रवाह भी अधिक होना चाहिए,
मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए बॉडी से। दूसरा, उसका सतही क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए। तो इन कंडीशंस को तो वो सतह फुलफिल करे। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि अब इस सतह तक वायु को पहुंचाना है और लेकर जाना है, तो वायु के अंदर और बाहर जाने के लिए एक क्रियाविधि या मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आइए अब हम मानव में इस पूरे प्रक्रम को समझते हैं कि गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या क्रियाविधि है, कौन से तंत्र काम करते हैं। मानव में वायुमंडल से ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन का कार्य श्वसन तंत्र द्वारा पूरा होता है। मीन्स गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज का जो कार्य है मानव में, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। हमारे श्वसन तंत्र के दो भाग हैं, श्वसन पथ यानी कि रेस्पिरेटरी पाथ और श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये है मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि नोज यानी कि नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी नासा गुहा, फेरिंग्स, ग्रसनी, कंठ, लेरिंग्स, ट्रेकिया श्वास नली या जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये तो है हमारे श्वसन पथ। और ये श्वसनी जो है वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो कि फिर हमारे फेफड़ों में चली जाती है और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो कि अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में खुलते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई या कुपिकाएं कहते हैं। तो फेफड़े जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और नेजल कैविटी से श्वास नली तक ये हमारा श्वसन पथ है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे नाक से नासा छिद्र से प्रवेश करती है हमारी नासा गुहा में। नासा गुहा में उपस्थित होते हैं महीन बाल, जो कि वायु को साफ करते हैं, उसमें से जो धूल है और दूसरी अशुद्धियां उनको हटा देते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत भी होती है, जो कि वायु को साफ करने में सहायता करती है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं जो बहुत महीन होते हैं, उनको ट्रैप कर लेती है, जिससे कि वो हमारी लंग्स में ना पहुंचे। और दूसरा, ये वायु के तापक्रम को भी हमारे शरीर के तापक्रम के हिसाब से पर ले आती है, क्योंकि बहुत अधिक ठंडी वायु या बहुत अधिक गर्म वायु, ये दोनों ही हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि फेफड़े बहुत ही कोमल अंग हैं। इसके बाद वायु जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी जो है ये एक कॉमन पाइप है हमारे नासा गुहा के लिए और हमारे मुख गुहा के लिए। ग्रसनी फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक है विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया और दूसरा है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, श्वास नली और ग्रास नली। जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, वो दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, श्वास नली और ग्रास नली, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये है हमारी नेजल कैविटी, यहाँ पर है हमारा बकल कैविटी या आप कह लीजिए मुख गुहा। ये दोनों जो है फेरिंग्स में ओपन होते हैं। ये फेरिंग्स फिर थोड़ा नीचे जाके दो नलियों में विभाजित हो रहा है। एक तो है ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप और दूसरा है ईसोफेगस यानी कि लेरिंग्स में वायु पहुंचती है फेरिंग्स से होकर। ये ध्वनि उत्पन्न करता है। लेरिंग्स जो है, जिसे कंठ बोलते हैं, ये हमारे ध्वनि उत्पन्न करता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिनसे वायु गुजरने में पर उनमें कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंठ जहां से स्टार्ट होता है वो उस ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर झिल्ली की तरह एक ढक्कन होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का क्या काम है कि जब भी हम भोजन खा रहे हैं तो क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है हवा के लिए भी और भोजन के लिए भी, तो भोजन हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, हमारे श्वास नली में ना चला जाए, इसके लिए उसकी ओपनिंग पर एक ढक्कन होता है, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप को बंद कर देता है। तो एपिग्लोटिस जो है ये, इसका क्या काम है, ये खाना खाते वक्त विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि भोजन विंड पाइप के अंदर ना जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
फेरिंक्स से होते हुए वायु लेरिंक्स यानी कि कंठ में पहुंचती है। कंठ से ये पहुंचती है श्वास नली में, जिसे ट्रकिया भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेकियल कार्टिलेज की रिंग्स उपस्थित है, वलय उपस्थित है। ये सी आकार के उपास्थि के रिंग्स होते हैं जो कि श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। मतलब जब उसके अंदर वायु नहीं हो, वो पाइप पिचके नहीं, श्वास नली पिचके नहीं, इसलिए उसके आकार को बनाए रखने का काम ये उपास्थि के वलय करते हैं। श्वास नली लेरिंक्स में होकर वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। इसके अंदर सी आकार के उपासित के वलय होते हैं जो इसके आकार को बनाए रखते हैं। वक्ष गुहा यानी कि चेस्ट कैविटी में पहुंचकर ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे श्वसनी कहते हैं। यह फेफड़ों के अंदर जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं बोलते हैं यानी कि ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये श्वसनिकाएं अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाओं में खुलती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एक चीज का और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक डायाफ्राम भी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुपिकाएं फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो कि गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देती है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लंग्स जो है ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इनके अंदर जो श्वसनिकाएं हैं वो बहुत ही छोटी विभक्त होती हुई गुब्बारे जैसी संरचनाओं में खुलती है, जिन्हें कहते हैं कुपिकाएं। ये कुपिकाएं जो है वायु के एक्सचेंज के लिए, वायु के आदान प्रदान के लिए एक बहुत बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। इनकी सतह बहुत ही पतली और मुलायम होती है, और कुपिकाओं की भीति में रुधिर वाहिकाओं का जाल भी होता है। क्वेश्चन टाइम। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है ऑप्शंस वृक्काणु, कुपिकाएं, तंत्रिका, श्वसनी। सही उत्तर है कुपिकाएं। यहाँ तक हमने जाना कि मानव श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। अब हम जानते हैं उनकी क्रियाविधि के बारे में। श्वास यानी कि ब्रेथ, सांस अंदर लेना अंतःश्वसन यानी कि इनहेलेशन कहलाता है। सांस बाहर छोड़ना बहिश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन कहलाता है। सामान्य मनुष्य की श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। तो सांस लेने और छोड़ने का जो प्रक्रम है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें हमें हेल्प करते हैं दो प्रकार की पेशियां। पहली है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है ये एक पेशीय दीवार है जो हमारे चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से अलग करती है, और इसी के ऊपर हमारा हृदय और हमारे फेफड़े रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर दूसरी है इंटरकोस्टल मसल्स या इंटरकोस्टल पेशियां। ये पेशियां हमारे रिब्स को जोड़ती हैं और रिब्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। अंतःश्वसन इनहेलेशन के टाइम पे जो डायाफ्राम है और इंटरकोस्टल पेशियां हैं, इनमें संकुचन होता है, मींस दे कॉन्ट्रैक्ट, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण पसलियां बाहर तथा ऊपर की ओर गति करती हैं और वक्ष गुहिका यानी कि चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। और इसी तरीके से जो डायाफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट होकर वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसका टोटल रिजल्ट ये है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हवा या कहे वायु जो है वो फेफड़ों में श्वसन मार्ग के द्वारा प्रवेश कर जाती है। बहिश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है कि जो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो शिथिल हो जाती हैं, मींस दे रिलैक्स, और रिलैक्स होते ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर आ जाती हैं, जिसके कारण डायाफ्राम और पसलियां अपनी पूर्व स्थिति पे आ गई। तो वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। जो पहले आयतन या वॉल्यूम वक्ष गुहा का बड़ा था वो अब घट गया। इसकी वजह से वायु जो है श्वसन मार्ग से फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो अब हमने अब यहाँ पे समझा कि जो वायु का इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है वो कैसे हो रहा है। अब हम एक बार समझते हैं कि एल्वियोलाई यानी कि कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। कि श्वास नली जो है वो वक्ष गुहा में आकर दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है।
ये श्वसनियाँ फेफड़ों में फिर और छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं, और ये श्वसनिकाएं गुब्बारे जैसी संरचना में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं। कुपिकाओं में गैसों का, जैसे हमने पढ़ा था, कुपिकाओं की जो सतह है वो बहुत पतली और मुलायम होती है और उसमें रक्त प्रवाह भी बहुत अधिक होता है। तो कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान जो है वो विसरण के द्वारा होता है। शरीर से विऑक्सीजनित रक्त मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो शरीर से इकट्ठा होके फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में वो कुपिकाओं तक जाता है। कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। विसरण का वही सिंपल नियम है कि गैसीय सब्सटेंस जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जो विऑक्सीजनित रक्त है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई यानी कि कुपिका में चला जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो वायु में अधिक है और रक्त में कम थी, तो ऑक्सीजन वायु से रक्त के अंदर चली जाती है। इस प्रक्रम के दौरान फेफड़ों में हमेशा मीन्स ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उस दौरान ऐसा नहीं है कि जब हमने सांस बाहर छोड़ दी तो हमारे फेफड़े बिल्कुल खाली हो गए, नहीं। ये गैसियस एक्सचेंज के इस प्रोसेस के दौरान हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा कुछ शेष वायु रहती है जिसे अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन मीन्स कि जब हम बहुत ज्यादा जोर लगाकर मैक्सिमम एयर को लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बचती है उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ये हमारे लंग्स को पिचकने से बचाती है और साथ ही साथ ये जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें फैसिलिटेट करती है, उसमें ज्यादा हेल्प करती है। तो जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता जाता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब हम बहुकोशिक जीव हैं, बहुत लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे अंदर हैं। तो चाहे फेफड़ों में, एल्वियोलाई में विसरण के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, सेल्यूलर लेवल पे भी विसरण के द्वारा ही आदान प्रदान हो रहा है, बट अगर हम सिर्फ विसरण पे रिलाय करती है हमारी बॉडी तो हमारी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन समय पे प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि विसरण बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य श्वसन वर्णक द्वारा किया जाता है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन वर्णक मीन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो अब ये तो हमने ऑक्सीजन की बात की कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से बॉडी के, या कह लीजिए जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है उसकी हेल्प से सभी कोशिकाओं तक बहुत जल्दी पहुंचती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में अधिक विलय होती है, मीन्स वो वाटर में ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका वहन रक्त में विलय अवस्था में होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड का, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर ही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व स्टेट में उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मानव में श्वसन तंत्र की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में। अब उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, श्वसन को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज का विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होने के प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायवीय श्वसन वह प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका पहला चरण कोशिका द्रव में पूरा होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, तथा इसका अंतिम चरण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि इस एरोबिक वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन,
वह प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रम के अंत उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल तथा ऊर्जा है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में ही पूरा हो जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 38 एटीपी बनते हैं और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 2 एटीपी बनते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवों में विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का वर्णन कीजिए। जीवों में ग्लूकोज के 3 रूप से विखंडन हो सकता है। पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें अंत उत्पाद होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा। दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, जिसमें अंत उत्पाद होते हैं लैक्टिक एसिड तथा ऊर्जा। और तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जिसमें अंत उत्पाद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक क्यों होती है? क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 5, मानव के रक्त में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक का नाम बताइए। मानव के रक्त में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 6, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, मानव फुफ्फुस में श्वसनियां श्वसनिकाओं में विभक्त होती हैं, जो कि गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं, जिन्हें कुपिकाएं यानी कि एल्वियोलाई कहते हैं। ये कुपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए एक बड़ा क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।